बोलो जुबा केमिस्ट्री दोस्तों, बोलो जुबा केमिस्ट्री। क्या हालचाल दोस्तों। तो भाई साहब जेई मेन के सिलेबस अपडेट आ चुकी है और कुछ कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हट गए हैं इनऑर्गेनिक वाले, लेकिन जो पुराने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, वो सब तो भाई हैं ही। और हमको उनको भाई तगड़े से पढ़ता है। उन्हीं पुराने चैप्टर में से एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोगों का चल रहा है इस थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में। और हम पूरा बेटा जीरो से लेके पूरा हायर लेवल तक उसमें जा रहे हैं, मेंस एडवांस सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारा कौन सा है बेटा, छठवां लेक्चर है जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले कंसेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो भैया हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में समझाएंगे। और जो भी इसके ऊपर बेटा सवाल जिस तरह के बनते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और देखो बेटा सबसे पहले तो हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी जो वर्ड है ये फिजिक्स में भी रहेगा और केमिस्ट्री में भी रहेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स में भी मौजूद है और केमिस्ट्री में भी मौजूद है। हीट कैपेसिटी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, थोड़ा सा थिकनेस कम होनी चाहिए। एक होती है सर मोलर हीट कैपेसिटी, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होती है सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दो तरीके की सर ये हीट कैपेसिटी होती हैं। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्ड है ये मोस्टली बेटा फिजिक्स में यूज होती है, केमिस्ट्री में यूज नहीं होती है। केमिस्ट्री में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह पे जो हीट कैपेसिटी यूज होती है वो होती है टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ हीट कैपेसिटी विच आर यूज्ड इन केमिस्ट्री, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी और एक टोटल हीट कैपेसिटी। बेटा हीट कैपेसिटी वर्ड का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को हीट करने में, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर बढ़ाने में हमको कितनी हीट देनी पड़ती है। अब जैसे कि बच्चों अगर मैं बातचीत करूं, अगर मेरे पास एक लोहे का पीस है और मेरे पास एक वुड का पीस है, तो बेटा लोहे में हीट करना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना आसान है क्योंकि वो मेटल है, कंडक्टर है। तो उसमें ज़रा सी हीट देंगे, उसको ज़रा सी देर के लिए हम गैस पे रखेंगे, वो तुरंत उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। और वहीं अगर मैं वुड लेता हूं जो कि इंसुलेटर है, उसमें बेटा टेम्परेचर राइज कराने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा उसको हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर के टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो किसी भी सब्सटेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कराने में लगने वाली हीट, किसी भी सब्सटेंस में 1 डिग्री टेम्परेचर में लगने वाली हीट को हम कहते हैं क्या, उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। बेसिकली उसको टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड बेटा क्या, हीट कैपेसिटी, ठीक है सर। ये चीज तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। इसको हम व्हाइट कलर से लिखेंगे तो अच्छा आएगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is defined as the amount of heat required, it is defined as the amount of heat required to raise temperature, of 1 mole substance by 1 degree और 1 Kelvin। ये चीज बेटा 1 मोल सब्सटेंस, दोस्तों 1 मोल सब्सटेंस का हमने 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में जो भी हमारे को अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, दैट विल बी कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अब बेटा मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग CM से रिप्रेजेंट करते हैं, M मतलब मोलर, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी को बेटा हम CM से रिप्रेजेंट करेंगे, M मतलब मोलर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, dQ/N/dt। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dQ/N/dt बेटा यहां पर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, एक फॉर्मूला निकल के आएगा कि dQ/N/CM/dt, dQ/N/CM/dt। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा dQ/N/CM/dt। तो यहां से मेरे बच्चों एक चीज आप अपने दिमाग में और अपने कॉपी में याद कर लेना कि मोलर हीट कैपेसिटी के द्वारा हम लोग हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात आ गई, जो बच्चे हमको शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बोला था कि हीट को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है।
यू आप कैलकुलेट कर सकते हो आइडियल गैस के लिए एनसीवी डेल्टा टी से। डब्ल्यू के लिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में फॉर्मूला बताया है। हीट के लिए मैंने कहा था कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हीट या तो सवाल में दिया होगा या फिर आप फर्स्ट लॉ में आरएचएस के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, ऐसा मैंने बोला था, क्योंकि उस समय मैंने आपको हीट कैपेसिटी नहीं बढ़ाया था। लेकिन उसी दौरान लेक्चर के दौरान मैंने धीरे से ये भी बोला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस पर इंफसाइज नहीं करना चाहता था, अदरवाइज मन में सवाल आता है सर हीट कैपेसिटी क्या होता है। उस समय फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। लेकिन आज बच्चों याद रखो, हीट कैपेसिटी को अलग से क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि हीट कैपेसिटी के द्वारा तुम हीट कैलकुलेट कर सकते हो, ये चीज है। तो डेल्टा क्यू सवाल में अगर तुमको बेटा हीट कैपेसिटी दिया है तो आप सवाल में हीट कैपेसिटी के द्वारा डेल्टा क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर मेरा आपके लिए बेटा एक सवाल है और आपको मुझे बताना है कि ये जो हीट कैपेसिटी है ये स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है, ये आपको बताना है। सोच करके बताइए कि हीट कैपेसिटी जो है ये स्टेट फंक्शन है पाथ फंक्शन है। चलो आपको मैं इसका हिंट देता हूं। बेटा ये जो हीट कैपेसिटी है इसकी डेफिनेशन में क्या है कि हीट कैपेसिटी एक तरह की हीट है, हीट कैपेसिटी एक तरह की हीट है। अब चूंकि हीट कैपेसिटी एक तरह की हीट है तो ये भी क्या हो गया सर, पाथ फंक्शन हो गया। अलग अलग टाइप के प्रोसेस में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो लगने वाली हीट होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। मैं फिर से बोलता हूं, अलग अलग प्रोसेस में 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए लगने वाली जो हीट होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपके साथ बात करूं, जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हमारा प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है। अगर हमारा बेटा प्रोसेस कैसा है सर, आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में सर जो हीट कैपेसिटी होगी उसे कहते हैं CV, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो लगने वाली हीट होगी उसको हम CV कहेंगे, CV कहेंगे। ठीक है, हम लोग उसको हम CV कहेंगे। क्लासिकली इसको हम V नीचे और M ऊपर, दैट इज मच बेटर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, ये चीज। इसी तरह से आइसोबारिक प्रोसेस में, इसी तरह से सर जो आइसोबारिक प्रोसेस होगा उसमें जो हीट कैपेसिटी होगी उसे हम CP कहेंगे। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में लगने वाली हीट को क्या कहेंगे, CP कहेंगे। इसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में, इसी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में। बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में जो Cm की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो Cm की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। रीजन 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 बेटा रीजन इसलिए क्योंकि सर जो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है दैट इज dq अपॉन ndt, दैट इज बेटा जी dq अपॉन ndt। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बेटा जी ध्यान रखें, अगर हम बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान रखें तो चूंकि बेटा वहां पे टेम्परेचर होता है 0, वहां पे सर टेम्परेचर चेंज होता है 0, आइसोथर्मल प्रोसेस में सर टेम्परेचर चेंज होता है 0। तो चूंकि टेम्परेचर चेंज 0 है तो सर डिनोमिनेटर 0 होगा, तो इसीलिए वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और एडियाबेटिक में क्यों बेटा 0 होता है, तो इसीलिए प्रोसेस न्यूमरेटर 0 होगा, तो ये वैल्यू पूरा न्यूमेरिकली 0 हो जाएगी। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए सर हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है। इसी तरह से हो सकता है सवाल में आपको एक अननोन प्रोसेस दे दिया जाए, सवाल में बेटा हो सकता है आपको अननोन प्रोसेस दे दिया जाए। अगर सवाल में अननोन प्रोसेस दिया है तो आप ये dq अपॉन dt डिफरेंशियल के द्वारा C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अननोन प्रोसेस के लिए आप हीट कैपेसिटी की वैल्यू को dq अपॉन ndt से कैलकुलेट करोगे। आप dq कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो लगा लो du माइनस dw और उसके बाद सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये चीज। तो अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी की अलग अलग वैल्यू होती है। अब बेटा यही हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जो CPCM हमने CPCV हमने जो रटाया हुआ था। मोनोटॉमिक के लिए क्या, डायटॉमिक के लिए, पॉलीटॉमिक मतलब पॉलीटॉमिक के लिए क्या, वही सब वैल्यूज यहां पर आ जाती हैं। मोनोटॉमिक के लिए 3/2R, यहाँ पे 5/2R, ठीक है सर, यहाँ पे 5/2R, यहाँ पे सर 7/2R और 3R एंड 4R, वो जो हमने लटाया हुआ था मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक वाली चीजें, वो सब। अब फिजिक्स में जब ये डेरिवेशन होता है तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज किया जाता है, लेकिन वो सब कैलकुलेशन केमिस्ट्री में बेटा आवश्यकता नहीं पड़ती है। केमिस्ट्री में हमको सिर्फ और सिर्फ बेटा फर्स्ट लॉ पे स्टिक करना होता है और उसके बाद फिर हमें मूव करना है कहाँ पे, एंथैल्पी और एंट्रोपी वाले केसेस में, ठीक है। तो
फिजिक्स में काफ़ी इस पर बेटा जूझा जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह यूज़ करते हैं, बट केमिस्ट्री में वहाँ जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक अगला टर्म होता है सर टोटल हीट कैपेसिटी, उसकी बात करते हैं। सो टोटल हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, it is defined as the amount of heat required, it is defined as the amount of heat required to raise temperature of entire body, or entire substance by 1 डिग्री और 1 केल्विन टेम्परेचर। ये पूरी की पूरी इंटायर बॉडी का बेटा टेम्परेचर हमको 1 डिग्री या 1 केल्विन रेज करना है। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक बड़ा सा ये बेटा लोहे का पीस है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा लोहे का पीस है, तो इस पूरे के पूरे बॉडी का सर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जो हीट लगेगी दैट विल बी क्या, इस बॉडी की टोटल हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई छोटी सी बॉडी है, लेट्स से हमारे पास ये एक मेटालिक बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए एक मेटालिक बॉडी है, क्या हमारे पास कोई जुगाड़ पानी है? अरे भाई साहब बहुत अमीर आदमी हूँ मैं, तुम लोग मुझे हल्के में लेते हो, युगांडा का राष्ट्रपति, युगांडा का राजकुमार हूँ मैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक छोटा सा कॉइन है, इस कॉइन की टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगी? इस कॉइन को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में लगने वाली हीट इसकी हीट कैपेसिटी होगी, और इस बॉडी की टोटल 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में लगने वाली हीट इस बॉडी की हीट कैपेसिटी होगी। सीधी सी बात है सर, छोटे कॉइन को हीट करना आसान है, बड़े कॉइन बड़े ब्लॉक को हीट करना मुश्किल है, तो इसकी टोटल हीट कैपेसिटी कम होगी और इसकी टोटल हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो टोटल हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे, साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये चीज बड़े बॉडी के लिए ये अधिक होगी, छोटी बॉडी के लिए कम होगी। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। कभी भी तुमको न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करना है तो सर टोटल हीट कैपेसिटी के लिए बड़ा सी यूज करते हो, यहां पे छोटा सी यूज करते हैं। सो टोटल हीट कैपेसिटी बराबर dQ/dt, और इसकी मदद से भी तुम क्या निकाल सकते हो? डेल्टा क्यू निकाल सकते हो। इसकी मदद से भी तुम क्या निकाल सकते हो बेटा? डेल्टा क्यू निकाल सकते हो, ये चीज। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी वी कैन कैलकुलेट डेल्टा क्यू। ठीक है, और हीट कैपेसिटी क्या है सर? पाथ फंक्शन है। अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए सर हीट कैपेसिटी की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझिए, अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका मैंने बता दिया हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। एडियाबेटिक प्रोसेस की हीट कैपेसिटी 0 है। कांस्टेंट वॉल्यूम की आइसोकोरिक प्रोसेस की CV है, आइसोबारिक प्रोसेस की CP है। ठीक है, वो सब हमने आपको बता दिया है। सवाल में बेटा अगर मान लीजिए कोई नया प्रोसेस आ जाता है, और नया प्रोसेस कैसे आपको डिफाइन किया जा रहा है? लेट्स से देयर इज अ न्यू प्रोसेस इन विच PV की पावर n इज कांस्टेंट। लेट्स से देयर इज अ न्यू प्रोसेस इन विच PV की पावर n इज कांस्टेंट। ठीक है, सो बेटा जी अगर मान लीजिए हमारे पास एक नया प्रोसेस आ जाता है जिसमें कि सर जी हमको जो कार्यक्रम दिया गया है वो क्या दिया गया है सर? ये दिया गया है। ठीक है, ये चीज हमको दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में सर जो इस नए प्रोसेस की जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी बेटा? इस नए प्रोसेस की जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी उसके लिए फॉर्मूला है CM बराबर CV प्लस R/1 माइनस n। ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो सर आपकी जिंदगी बहुत ही मस्त हो जाएगी। सर ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या आप बताना चाहेंगे? 100% बताना चाहेंगे। अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप सीख लीजिए, नहीं सीखना चाहते तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो डेरिवेशन आप स्किप कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें देखो बेटा, हीट कैपेसिटी अगर तुमको कभी भी निकालना है, अगर तुमको मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे सर? मोलर हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट dQ/dt। सही बात है, मोलर हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट dQ/dt। अगर हमारे पास आइडियल गैस है, मतलब आइडियल गैस होना हो, dQ बराबर du माइनस dW, ये तो सर हमेशा होगा, इसमें तो सर कोई बात ही नहीं है। सही बात है, du की जगह पे NCV डेल्टा T हमेशा होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। माइनस dW की जगह पे माइनस P.dV हमेशा होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो बेसिकली ये हो जाएगा NCV dt/NDT, और माइनस माइनस प्लस P/N dV/dt।
P अपॉन एन dV बाई dt। ठीक है भाई, ये हम सो PV की पावर n इज कांस्टेंट, भैया जी PV की पावर n इज कांस्टेंट। ठीक है, P की जगह पे हमने क्या रख दिया सर, nRT बाय V की पावर n बराबर कांस्टेंट। तो T इंटू वी की पावर n माइनस वन कॉन्स्टेंट प्राइम, एक नया प्राइम हो जाएगा, nr उधर चला जाएगा, nr उधर चला जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आएगा, फिर टेम्परेचर को छोड़ा वॉल्यूम के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, n माइनस वन वॉल्यूम की पावर n माइनस टू एंड देन dV बाई dt, और ये 0 हो जाएगा। तो बेटा जी dV बाई dt बराबर माइनस वॉल्यूम की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन अपॉन टी वी की पावर n माइनस टू। ठीक है सर, ये यहाँ पर हो जाएगा। और बस अब अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो ये मुझे निकल करके आता है माइनस वी बाई टी अपॉन एन माइनस वन, वी बाई टी वन माइनस एन। तो ये सर जी हमारे पास dV बाई dt निकल करके आएगा। सो बेटा जी dV बाई dt हमारा सर ये यहाँ पर निकल करके आएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बस इसी dV बाई dt को सर हम लोग वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसी dV बाई dt को सर जी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जब इसी dV बाई dt को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आइए चलिए सर समझते हैं क्या होगा। ठीक है, सब कुछ सही चलता चला आ रहा है, यस। dW की जगह पर माइनस पी डी वी प्लस पी बाई एन dV बाई dt, ये सर सब कुछ सही है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, चलिए सब कुछ सही है। तो P बाई एन dV बाई dt, P बाई एन dV बाई dt। ठीक है, सो P बाई एन dV बाई dt ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो P अपॉन एन और dV बाई dt की जगह पे आ गया क्या, V अपॉन टी वन माइनस। ठीक है सर, ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा। अब PV अपॉन टी की जगह पे क्या आ जाएगा सर, PV बराबर nRT होता है, PV बराबर nRT होता है, तो nRT, PV बराबर nRT n t वन माइनस एन, n से n कटा, t से t कटा, तो ये क्या बच जाएगा सर, r अपॉन वन माइनस एन। ठीक है सर, तो P बाई एन dV बाई dt क्या हो जाएगा सर, r अपॉन वन माइनस एन। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। और अब बस ये जो चीज़ थी हमारी P बाई एन dV बाई dt, सर जी P बाई एन dV बाई dt क्या हो जाएगा, r अपॉन वन माइनस एन। ठीक है, r अपॉन वन माइनस एन ये हमारा निकल करके आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे सर, r अपॉन वन माइनस एन, ये हमारा सर निकल करके आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी हैड प्रूव दिस एक्सप्रेशन। इस तरीके से भैया जी हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को बेटा जी प्रूव कर दिया। बेसिकली हमको कुछ नहीं, सिंपल सी बेटा डिफरेंशिएशन वगैरह लगाना है और डिफरेंशियल को सर कैलकुलेट करना है। एंड बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट हम लोग के लिए सर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से सर ये प्रूव आउट हो जाता है। बट एग्जाम में सर ये एक्सप्रेशन बड़े काम का है। एग्जाम में सर जी ये एक्सप्रेशन बड़े काम का है। आपको P बाई वी का सर एक्सप्रेशन निकालना है और उस प्रोसेस का तुरंत आप हीट कैपेसिटी निकालोगे मोलर वाला, और मोलर हीट कैपेसिटी निकल लिए तो तुरंत आप क्या निकालोगे सर, डेल्टा क्यू की वैल्यू भी सर आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस एक्सप्रेशन की सर पावर है। इस एक्सप्रेशन को सर जी याद रखना, एक नए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, एक कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीवी की पावर एन कांस्टेंट है, एक नया प्रोसेस जिसमें पीवी की पावर एन कांस्टेंट है, तो सर जी वहां पर जो हीट कैपेसिटी होगी, मोलर हीट कैपेसिटी कैसे आएगी, CV प्लस R अपॉन वन माइनस एन, वेयर एन क्या है, V की पावर में जो एक्सप्रेशन, V की पावर में जो नंबर है वो हमारा सर n है। ठीक है, इस चीज को बेटा जी याद रखिए, बहुत ही सर काम आने वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ग्रेट नाइस वंडरफुल। आते हैं सर, a monatomic ideal gas undergo a process in which ratio of P to V at any instance is constant equal to 1. What is the molar heat capacity? ठीक है सर, तो सर जी हमारे पास एक मोलर हीट, एक मोनोटॉमिक गैस है जहां पे P बाई V का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। जहां पे सर P बाई V का रेशियो कांस्टेंट है, P बाई V का रेशियो कांस्टेंट, तो मैं P की पावर V माइनस वन बराबर कांस्टेंट है। तो ये मेरे लिए एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जहां PV की पावर n कांस्टेंट है। हमारे केस में सर n बराबर कितना है सर, हमारे केस में n बराबर है माइनस वन। अगर मुन्ना लाल n बराबर माइनस वन है तो सर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी हो जाएगी CV प्लस R अपॉन वन माइनस एन, और हमारे केस में सर n कितना है, माइनस वन है, तो सर ये हो जाएगा CV प्लस R बाय टू,
और सर जी मोनोएटॉमिक गैस के लिए सर CV होता है 3/2R, और यहां पे R/2 भी करेंगे तो सॉल्व होके हो जाए कितना सर 2R। जिंदगी मस्त बा, जिंदगी मस्त बा। मैंने क्या बोला था बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ये फॉर्मूला है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन सर क्या होता है। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट नाइस वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कितनी आसानी से देखिए बच्चों सवाल हो गया, आपने कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करना। एक बार डिफरेंशिएशन वगैरह हमने सर खुद कर दिया है डेरिवेशन में, उसके बाद बस धुआंधार बस फॉर्मूला यूज करिए। चलिए सर 2R यहां पे सही आंसर होगा, क्या बात है। At constant volume 4 mole of an ideal gas when heated to 300 to 500 Kelvin changes in internal energy by 5000 joule. Then the molar heat capacity at constant volume, हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है मेरे बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सर वर्क जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सर जी वर्क जीरो हो जाएगा, एकदम सही बात सर जी। डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ना तो सिस्टम ने सराउंडिंग को धक्का दिया, सराउंडिंग सिस्टम को धक्का दिया, सर वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन तभी होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है, अगर डेल्टा वी पॉजिटिव तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव, अगर डेल्टा वी नेगेटिव तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव। पूरा रटा रखा है बच्चों को, बोलो हाँ या ना। यस सर। 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 to 500 केल्विन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय 5000 जूल। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू है बाबा जीरो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा टी मार देंगे। ठीक है, सवाल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 5000 जूल दिया हुआ है, N 4 मोल है, CV नहीं पता, हमको निकालना है, डेल्टा टी 300 से 500 200 केल्विन। सॉल्व कर देंगे सर CV की वैल्यू 5000 4 × 200। ठीक है, सॉल्व करेंगे सर इसको तो 50/8, और सर ये 50/8 को अगर हम सॉल्व आउट करते हैं सर 25/4 हो जाएगा, और ये वैल्यू सर 6.25 हो जाएगी। तो सर द आंसर विल बी 6.25, यहां पे सर आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, 6.25 विल बी दी आंसर। ठीक है सर, 6.25 यहां पे सर आंसर निकल करके आ जाता है। सीधा सा सवाल था, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन था। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक अगले सवाल पे आते हैं सर, एक अगले सवाल पे आते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज हीटेड इन अ प्रोसेस PV की पावर 5/2 इक्वल टू कांस्टेंट। बाय व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस इन 26 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है सर, हमें इस सवाल में बेटा क्या कैलकुलेट करना है सर, हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको बेटा प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी दिया है तो NC डेल्टा टी से सर डेल्टा क्यू आ जाता है। क्या हम इस प्रोसेस का हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं? यस, फॉर्मूले से तुरंत निकल आएगा सर, C बराबर CV प्लस R/1 - N। CV कितना है, मोनोएटॉमिक है सर 3/2R, R 1 - N, N कितना है सर 5/2। सॉल्व करने पे सर ये वैल्यू 3/2R और ये -3/2 ऊपर जाएगा, -2/3R, और अब बस इसको मैं सॉल्व करूंगा तो सर 5/6R हो जाएगा सर। 9 - 4 5 और 3 दूनी 6, तो ये सर 5/6R हो जाएगा। तो सर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर यहाँ पे 5/6। अब बस काम खत्म, आपने बेटा जी यहाँ पर हीट कैपेसिटी 5/6 कैलकुलेट कर लिया, बस इसको अप्लाई कर दीजिए। 1 मोल आइडियल गैस है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू बेटा 5/6R है, और डेल्टा टी कितना है 26 डिग्री। अब यहां पर कई बच्चे सोच सकते हैं कि सर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है क्या, बेटा इट्स अ डिफरेंस, बेटा जी इट्स अ डिफरेंस। अगर मान लो हम 0 से बेटा 25 डिग्री जा रहे हैं तो डिफरेंस सर 25 ही होगा, चाहे डिग्री में लो या केल्विन में लो सर, डिफरेंस हमेशा सर 25 ही आता है। तो डिफरेंस राइज चेंज वो चाहे डिग्री में लो या केल्विन लो सर, बात हमेशा सेम होती है। तो भैया जी ये हम लोग कर लेंगे, और अब बस इसके बाद 26 × 5 130/6 R 130/6 जूल में निकालना है। R की वैल्यू 8.3 ले लो बेटा जी, सॉल्व करोगे तो सर ये हमारा नियरली सर 21 हो जाएगा, और 21 × 8 × 21 सर 160 वाट के आसपास सर जो आंसर हमको समझ में आ रहा है, आंसर विल बी बी। ठीक है सर, तो ये भैया जी यहां पर सीन हो जाएगा, ये भैया जी यहां पर सीन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहां पर ये चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर,
तो दैट वाज ऑल अबाउट सर क्या आज का सर हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट। हमने सर हीट कैपेसिटी को सर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा सर फर्स्ट लॉ वाला पार्ट सर पूरा होता है कंप्लीट। और अब हम सर चलेंगे कहां पर, अब हम चलेंगे सर एंट्रोपी के ऊपर, उसके बाद चलेंगे सर एंथैल्पी के ऊपर और उसके बाद चलेंगे सर थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर। जल्दी से जल्दी सर इन तीनों चीज़ों को सर कंप्लीट करते क्योंकि हमारे बेसिक्स हो गए हैं स्ट्रांग। अब हम लोग सर धड़ाधड़ सर आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी सर एंट्रोपी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करके इस थर्मोडायनेमिक्स को करते हैं समाप्त। ठीक है सर। और याद रखना बच्चों, दिसंबर में हम लोग को शुरू करना है अपना क्रैश कोर्स, तो अपने सभी दोस्तों को जो आपके हैं उनको बता दीजिए। आप ये करके ऐसा नहीं करो कि आप उनका फायदा करोगे सर, आप देखो जिसको पढ़ना है वो कहीं से ही पढ़ेगा, लेकिन आप मेरा भला करोगे। तो आपको भाई साहब मेरे को गुरु दक्षिणा देनी है, मेरे को सर मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर आपको पहुंचाना है। ये मैं आपसे हर वीडियो में कहूँगा क्योंकि ये मेरा हक है। ठीक है सर। आप मेरे बारे में सोचेंगे, मैं आपके बारे में सोचूंगा। ठीक है सर। इस तरह से हमारा और आपका बेटा ये रिश्ता चलेगा और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा बेटा कंपटीशन होगा, उतना ही बेटा आपको अपने आप को सर समझने में कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो सर आपको एकदम क्लियर कट रहेगा। ठीक है सर। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग आगे और आज के सेशन को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चलिए सर, ठीक है।